एवरीवन, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। क्योंकि जो आइगन वेक्टर हमने निकाले थे उसमें हमने यूज किए थे कि जो चॉइस होगी, जैसे ही हम होमोजेनियस सिस्टम सोल्व करते हैं तो जो हमें चॉइस लेनी है वेक्टर की, वो हमने क्या रखनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रखनी होती है। तो वही मैं आपको आज बता रही हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपको गिवन होंगे। तो गिवन वेक्टर्स को हम कब बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं LD और इसको बोलते हैं हम LI। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है हमारी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की। तो क्या होगा, V1, मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं V1, V2, V3 अप टू सोन Vn। ये कोई वेक्टर का सेट है। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट, जितने वेक्टर उतने ही कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे, C1, C2, Cn, नॉट ऑल जीरो। सभी जीरो नहीं हो सकते, मीन्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा इसमें से। एंड C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Cn Vn इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें ऐसे कांस्टेंट मिल जाए C1 C2 Cn, जहाँ पे क्या है, ये जो कांस्टेंट है C1 C2, ये सभी के सभी जीरो नहीं है। मीन्स कोई ना कोई एक कांस्टेंट यहाँ पे Ci में से एक नॉन जीरो कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, सच दैट अगर हम उसको इस तरह से लिखें, C1 को V1 से मल्टीप्लाई करें, C2 को V2 से, एंड जब ऐड करें तो हमें क्या मिले, 0। एंड ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन। मीन्स ये लीनियर कॉम्बिनेशन है nth वेक्टर का, n वेक्टर्स का, nth वेक्टर का नहीं, n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एंड ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें क्या लेके आना होता है, 0 लेके आना होता है। एंड इन ये जो कांस्टेंट यूज होते हैं, अगर इनमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। एंड इफ ऑल Ci's आर 0 मीन्स C1 C2 Cn, मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम V1 V2 Vn को लें और उनको C1 C2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से ऐड करें और हमें 0 मिले, और ये तभी पॉसिबल हो जब सभी के सभी Ci 0 हो जाए। मीन्स और कोई ऐसा कोई कांस्टेंट हमें मिले ही ना जो इसको 0 बना दे, इन Ci's में से कोई भी नॉन जीरो। तो अगर हर जो Ci हमने यूज़ किए हैं, कांस्टेंट हमने लिए हैं, अगर वो हर C1 C2 Cn वो सभी के सभी आपके क्या हैं, 0, वो सभी के सभी अगर आपके 0 होते तो ही ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनता हो, तो उस केस में उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। मीन्स जो डिपेंडेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, सिंगलटन सेट ले लेते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। एंड हमें यहाँ पे सेट क्या लेना था, सेट ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर्स को चेक करें कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो सपोज करें हमने ऐसे एक सेट ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया। सिंगलटन सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। हम वेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जिसमें एक वेक्टर हो। मान लीजिए इसमें एक वेक्टर है V1। अब सपोज करें कि दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट हो सकता है कि V1 0 हो, ठीक है। V1 अगर 0 है, V1 0 ही है, तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, C1 C2 Cn, क्योंकि C1 कोई भी कांस्टेंट C इंटू 0 तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो किसी भी नॉन कांस्टेंट नंबर की अगर 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 वेक्टर होगा तो 0 ही आएगा हमेशा। तो कोई ये क्या हो गया, नॉन जीरो। तो अगर कोई सिंगलटन सेट है जिसमें एक वेक्टर है और वो क्या है, 0, ठीक है, तो ये सेट S क्या होगा, S इज LD, क्योंकि 0 वेक्टर के साथ कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका LD। सेकंड केस है आपका, अगर ये S मान लीजिए V1 था, ये V1 क्या हो जाए आपका, नॉन जीरो। अब कोई V1 वेक्टर है,
मान लीजिए मैं यही ले लूँ, V1 है हमारा 1 2 3, ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर इक्वल्स टू 0 कब होगा, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ ये कि 0 आ जाए। नॉन जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या होगी, 0, मीन्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 हो सकता है ये। तो यहाँ से मीन्स ये लीनियर, ये वेक्टर इक्वल टू 0 कब हुआ, जब स्केलर क्या हो गया 0, तभी पॉसिबल है, और तो कोई चॉइस है नहीं। तो यहाँ पे इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसा आपके पास लीनियरली सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ एक वेक्टर है, अगर वो वेक्टर नॉन जीरो है तो वो Li है, अगर वो 0 है तो वो क्या है, LD। अगर हम बात करें दो वेक्टर्स की V1 एंड V2, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमें ये चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ चेक कर लेंगे कि V1 V2, अगर V1 आपका मल्टीपल हो V2 का, मीन्स V2 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमें V1 मिल जाए उस केस में, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, V1 माइनस के V2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 1 इंटू V1 लिख सकते हैं इसको, एंड दिस इज के इंटू V2, तो ये भी नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो, एंड के आपका 0 हो या नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। मीन्स दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब वो क्या हो, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। अगर स्केलर मल्टीपल नहीं है तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अब मान लीजिए आपके पास वेक्टर गिवन है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका, चेक वेदर V1 है आपका 2 1 4, V2 है आपका 2 -1 2, एंड V3 है आपका 0 1 -2, R LD और Li। अब इसको हम चेक कर लेंगे मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3, ये कम्बिनेशन हमें क्या लेके आना होता है, 0। ये कम्बिनेशन हमें क्या लेके आना होता है, 0 लेके आना होता है। एंड फिर हम क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट की, अब फिर हम इस सिस्टम को सोल्व करेंगे। सिस्टम को सोल्व करने के बाद कांस्टेंट्स की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, उनके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर सभी 0 तो इंडिपेंडेंट, अगर एटलीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन 0 देन डिपेंडेंट। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें क्या लेके आना होता है, 0। तो इसको लिखेंगे C1, V1 वेक्टर है आपका 2 1 4, C2, V2 है आपका 2 -1 2, एंड C3 V3 है आपका 0 1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2C1 C1 4C1 प्लस 2C2, कॉन्स्टेंट को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -C2 2C2 प्लस C3 का 0 के साथ 0 C3 एंड -2C3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंपोनेंट ले लेंगे तीनों के, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2C1 प्लस 2C2 प्लस 0 इंटू C3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारा C1 -C2 प्लस C3, दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड है हमारा 4C1 2C2 एंड -2C3 इक्वल्स टू 0। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम। क्या है ये आपका, होमोजीनियस सिस्टम। अब इस होमोजीनियस सिस्टम को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें C1 C2 और C3 की वैल्यू मिल जाएगी। वही हमें फाइंड आउट करनी है कि C1 C2 C3 की वैल्यू हमें मिल जाए। अगर सभी 0 होंगे तो ये वेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अगर एक भी नॉन जीरो C1 C2 में से कोई भी नॉन जीरो आया तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्या आ जाएगी, 2 2 0 1 -1 एंड दिस इज 1, दिस इज 4 2 एंड -2। और सिंपली आप ये भी याद रख लो कि जो V1 V2 V3 है ना, उसको मैट्रिक्स में लिख लो। V1 को फर्स्ट कॉलम में लिख लो, V2 को सेकंड में, एंड V3 को थर्ड कॉलम में। यहाँ पे लिख लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक है। अब हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। जैसे ही हम सिस्टम को सोल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें C1 C2 C3 की वैल्यू चाहिए, वो इसका सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, 2R2
माइनस R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 2R1। तो फर्स्ट रो तो आपकी सेम रहेगी 2 2 0। सेकेंड रो आपकी क्या होगी, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, और क्या कर दिया है फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट। -2 -2 -4 दिस इज 2, दिस इज, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, दिस इज -2 एंड दिस इज -2 अगेन, 2 -4 -2 4 -4 0। तो अब हमें इस ये जो वेक्टर है इसको 0 लेके आना होगा। तो R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -2 2R3 -R2, दिस इज 2 2 0 0 -4 2 0। इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, और इसमें से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 -4 + 4, दिस इज -4 एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है किससे -6। तो ये देखो ये जो रैंक है, जो रैंक आ गया हमारा मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, जो किसके इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। जितने वेक्टर हैं उतना ही रैंक है। तो इसका मतलब अब होमोजेनियस सिस्टम की ओर से देखें तो ये हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है एंड रैंक मैट्रिक्स का क्या आ गया, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गया। अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गया तो इसके पास क्या सोल्यूशन होगा, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, या हम क्या बोले 0 सोल्यूशन होगा। इसका मतलब C1 C2 इक्वल्स टू C3 सभी के सभी क्या होंगे 0। अगर सभी के सभी 0 हैं तो ये जो वेक्टर है आपका ये क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये सभी क्या है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मीन्स कोई भी वेक्टर किसी दो वेक्टर के कम्बिनेशन से नहीं आ सकता। मीन्स V2 को हम V1 और V3 की हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है आपके इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर, कोई भी गिवन वेक्टर होगा, सिंगलटन के लिए हमने अलग से देख लिया, 2 वेक्टर के लिए हमने अलग से देख लिया, एंड देन मोर देन 2 के लिए इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे मैट्रिक्स का यूज करके। सिंपली क्या सोल्व करना हमने होमोजीनियस सिस्टम। वेक्टर्स को हम इस तरह से लिख लेंगे, C1 C2 की वैल्यू हमें मिलेंगी लास्ट में जाके। होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करेंगे, अगर इसका ट्रिवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हमें जो C1 C2 में से कोई एक नॉन जीरो मिल जाएगा, तो उस केस में ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो सिस्टम क्या है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो जो वेक्टर्स हैं वो आप क्या हो जाएंगे अनलाइक। अब देखो कोई भी होमोजीनियस सिस्टम हम सोल्व करते थे तो एक टर्म होती थी यूज n-r, ये हमें क्या बताती थी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल आपको अपनी तरफ से सपोज करने हैं, वो हमें बताती थी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे। जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होते हैं उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। मीन्स मान लीजिए n-r किसी मैट्रिक्स के लिए 2 आ गया तो हमें क्या होगा कि 2 वैल्यू अपनी तरफ से सपोज करनी है। मीन्स एक को हम सपोज कर लेते हैं K1, एक को K2, इस तरह से सपोज करते थे। तो अब जितने भी वैल्यूज आएंगी ना वो सभी में से सिर्फ 2 ही क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल अपनी तरफ से हम सपोज करते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यहाँ से था हमारे पास K1 V1 + K2 V2, इस तरह से लिखेंगे इसको। अब मैं इसमें से इंडिपेंडेंट चॉइस अगर निकालना चाहूँ तो देखो अब ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है K1 V1 एंड V2 का। मीन्स V1 एंड V2 की हेल्प से ये हर वेक्टर जनरेट होगा। एंड K1 K2 की चॉइस के यहाँ पे क्या होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वेक्टर जनरेट हो सकते हैं V1 V2 की हेल्प से। बट इंडिपेंडेंट कौन कौन है, V1 एंड V2 इंडिपेंडेंट है सिर्फ, बाकी तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही आ रहे हैं। तो V1 के अगर सिर्फ V1 मुझे चाहिए तो मैं K1 को 1 ले लूँगी एंड K2 को क्या ले लूँगी 0। फिर मुझे सिर्फ V2 चाहिए तो K1 को 0 ले लूँगी एंड K2 को क्या ले लूँगी 1। इसी वजह से जो आइगन वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको अगर 2 फ्री वेरिएबल आपके पास हैं तो एक बार 1 ले लो, एक बार 0, फिर एक बार 0 ले लो, एक बार 1। वो ये रीज़न था क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये रीज़न था वो उसको सपोज करने का। अगर 3 वेरिएबल आ जाते हैं आपके पास तो V1 V2 V3 3 वेक्टर आएंगे और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हर वेक्टर जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए इंडिपेंडेंट चॉइस। इंडिपेंडेंट चॉइस चाहिए तो सिर्फ V1 चाहिए तो K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 0 एंड K3 की वैल्यू 0। मीन्स इस तरह से लेंगे 1 0 0 0
1 0, इस केस से हमें V2 मिल जाएगा, फिर 0 0 1, इस केस से हमें क्या मिल जाएगा V3। यहाँ से सिर्फ V2, यहाँ से सिर्फ V1, बाकी सब यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन से आएंगे। तो इंडिपेंडेंट कौन कौन है, सिर्फ V1 V2 V3। तो इस तरह से हम आइगन वेक्टर के केस में इस तरह से इंडिपेंडेंट चॉइस रखते हैं। तो ये वो रीजन था कि हम इस तरह से सपोज कर रहे थे कि एक बार 1 ले लो, एक बार 0, देन 0 और 1। तो ये था आपका लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का केस। अब जो हमारे क्या होते हैं ना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, उसमें कुछ टर्म यूज होती है। एक होती है आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेट ऑफ आइगन वैल्यू, सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारी, एंड इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है आपकी 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम कोई सेट बनाएं, एस बना लीजिए, जिसमें हम आइगन वैल्यू रख देंगे। आइगन वैल्यू क्या थे, 1 2 3। तो ये जो एस है ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। में जो आइगन वैल्यू आई उसको सेट की फॉर्म में लिख दो, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है हमारे पास आइगन स्पेस। आइगन स्पेस क्या होता है, हमने क्या निकाली थी, आइगन वैल्यू, एंड आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाले थे, आइगन वेक्टर। तो हो सकता है एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो, आपके 2 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो आइगन वैल्यू, आइगन स्पेस की नोटेशन होती है ई लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा जो है, जिस भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं वो लैम्बडा यहाँ पे यूज होगा। एंड यहाँ पे जो आएंगे V1 V2 V3 Vn, ये सभी क्या होंगे, आइगन वेक्टर होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। मीन्स ये आइगन वेक्टर का सेट है, बट किसके केस में, एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के केस में। हर आइगन वैल्यू का के आइगन वेक्टर यहाँ नहीं लिखने, सिर्फ उसी के लिखने हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं। मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाल लिए, तो उसको इस सेट में रख देंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस बन जाएगा। तो इस सेट को बोलते हैं आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा 1। तो ये दो छोटी छोटी टर्म यूज होती हैं, आइगन स्पेस एंड स्पेक्ट्रम। सिंपली जस्ट आइगन वैल्यू को सेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एंड किसी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर आए उसको सेट में लिख दिया तो उसको बोलते हैं आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा 1। तो ये था हमारा आइगन वैल्यू, आइगन स्पेस एंड स्पेक्ट्रम। एक होती है आपकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ये आपकी रिप्रेजेंट करती है हाउ मैनी टाइम्स आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 रिपीटेड। मीन्स कोई आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी वो उसकी क्या होती है, AM, या बोले अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। मान लीजिए किसी कोई इक्वेशन है हमारी लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी 1 1। तो इस अगर ये किसी की आइगन वैल्यू है, जिसकी आइगन कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू क्या है 1 1 2 बार आ गई, तो मीन्स ये 1 जो आइगन वैल्यू है 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसकी जो AM होगी वो क्या हो जाएगी 2। फिर है हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मीन्स जो आइगन वैल्यू आई उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाल लिए और इसमें रख लिए, तो इसमें जितने नंबर ऑफ वेक्टर होंगे वो क्या होगी GM, किसकी, आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 की। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो यूज होती हैं सिर्फ जब सिंपली हमारे यहाँ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को सेट की रिप्रेजेंटेशन में हम बोल रहे हैं। अगर आइगन वैल्यू को सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर के सेट को सेट में लिख रहे हैं तो उसको आइगन स्पेस बोल रहे हैं। कोई भी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम AM बोल रहे हैं। एंड उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर ही आएंगे क्योंकि हम निकाल ही इंडिपेंडेंट रहे हैं, तो वो क्या होगी GM, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये होती है आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये 4 टर्म थी इससे रिलेटेड। एक नेक्स्ट जो कल हमने ट्यूटोरियल में एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन था आपका, कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स थी आपके पास -2 0 1 एंड दिस इज -5 3
0, 4 -2 and -1. दिस इज ए, नोट 0, दिस इज ए. तो ये था कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ ए सच दैट ए हैज वन आइगन वैल्यू इज 0. मीन्स एक आइगन वैल्यू की वैल्यू मान लीजिए वो λ1 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है आपकी 3x3 की, तो इसके पास कितनी होंगी 3 आइगन वैल्यू, और उनमें से एक आइगन वैल्यू क्या गिवन है आपको 0 गिवन है. एंड एक रिजल्ट हमें पता है, रिजल्ट था हमारा, प्रूफ भी मैंने इसका कराया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट किसका, मैट्रिक्स ए का. तो अगर मान लीजिए λ1 इसके पास कितनी होंगी आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यू होंगी, एक हमें 0 गिवन है, λ2 हमने मान ली कोई भी a है एंड λ2 हमने मान ली कोई b है. तो अगर ये चाहे कोई कुछ भी हो, 0 नॉन 0, बट जैसे ही हम इसको λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सभी आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो अगर कोई भी एक वैल्यू आपकी आइगन वैल्यू 0 हुई तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0. तो प्रोडक्ट आइगन वैल्यू की यहाँ से क्या आ गई 0. तो हमें एक बात तो यहाँ से मिल गई कि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 0. ठीक है. अब हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू का केस लेंगे तो a माइनस लेमडा आई निकालेंगे यहाँ से, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, a माइनस लेमडा आई आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेमडा, 0 1 -5 3 माइनस लेमडा, दिस इज a, 4 -2 -1 माइनस लेमडा. एंड इस डिटर्मिनेंट को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो हमारे क्या होती हैं, आइगन वैल्यू. तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं. फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग हम एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, -2 माइनस लेमडा दिस. अब ये हमारा एलिमेंट्स है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो रो है एंड जो कॉलम है एंड जो रो है वो क्या हो जाएगी डिलीट. तो जो बाकी मैट्रिक्स बचेगी वो क्या हो रही है हमारे पास, 3 माइनस लेमडा a -2 -1 माइनस लेमडा. अब जो फर्स्ट था वो प्लस, ये नेगेटिव आएगा 0 इंटू समथिंग, ये टर्म तो हमारी 0 ही आ जाएगी वैसे ही, +1 इंटू, क्योंकि अल्टरनेट साइन लेते हैं ना हम, ये होता था a1 1 -1 की पावर 1 + 1, तो ये प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा. ठीक है. जैसे ही डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो सेकंड टर्म तो हमारी 0 होगी, प्लस का साइन आएगा 1 इंटू, इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉलम है एंड जो रो है वो क्या हो जाएगी डिलीट. हमारे पास बचेगा क्या, -5 3 माइनस लेमडा एंड दिस इज़ 4 -2. एंड ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा, ये 2 × 2 का आपका क्या है डिटर्मिनेंट, इसको सोल्व करेंगे, 3 माइनस लेमडा, माइनस का 1 माइनस का लेमडा एंड +2a प्लस ये हो जाएगा आपका, दिस इज़ -5 10 -4 इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. तो देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, -1 माइनस लेमडा प्लस 2a इंटू -2 माइनस लेमडा प्लस 10 -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे +4 लेमडा इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक नेगेटिव यहाँ से आएगा कॉमन, एक यहाँ से आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 + लेमडा 1 + लेमडा 3 माइनस लेमडा एंड ये हो जाएगा आपके पास -4a एंड दिस इज -2a लेमडा एंड दिस इज -2 + 4 लेमडा इक्वल्स टू 0. अब इसको सोल्व कर लेंगे. देखो 2 + लेमडा इंटू 1 + लेमडा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, क्या आ गया लेमडा स्क्वायर +3 लेमडा +2. इसको हमने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस लेमडा से, तो 3 लेमडा स्क्वायर +9 लेमडा एट +6 माइनस लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर एंड दिस इज -2 लेमडा.
तो ये इस क्वांटिटी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3 लैम्डा स्केयर प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्केयर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4a माइनस 2a लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो लैम्डा क्यूब की टर्म एक साथ कर लेंगे, ये है माइनस का 3 लैम्डा स्केयर और ये है प्लस का 3 लैम्डा स्केयर, तो ये टर्म तो कैंसिल हुई। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ 9 लैम्डा एंड दिस इज़ माइनस 2 लैम्डा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 लैम्डा एंड दिस इज़ माइनस 2a लैम्डा एंड दिस इज़ 4 लैम्डा एंड दिस इज़ माइनस 4a एंड 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा 11 माइनस 2a लैम्डा प्लस माइनस 4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, देखो ये हमारी लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट, ये है सिर्फ लैम्डा का, इससे पहले हमारा क्या था लैम्डा स्केयर का, वो क्या हमारा 0। ठीक है, एंड ये जो आपकी है कांस्टेंट टर्म मीन्स इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, और जो सेकंड कोफिशिएंट वाली जो टर्म होती है ना मीन्स लैम्डा स्केयर वाली जो टर्म थी वो किसको करेगी रिप्रेजेंट, सम ऑफ आइगन वैल्यू को, आइगन वैल्यू के सम को रिप्रेजेंट करेगी कि उनका सम क्या आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगी प्रोडक्ट क्या आएगा मीन्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे लैम्डा स्केयर की वैल्यू, लैम्डा स्केयर का कोफिशिएंट मिसिंग है मीन्स 0 था वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सम ऑफ आइगन वैल्यू किसकी इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो -2 + 3 -3 -1 -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। तो देखो ये सम 0 आ रहा है, इसी वजह से ये जो लैम्डा स्केयर का कोफिशिएंट था ये क्या आ गया हमारे पास 0। अब हमें बताना है कि ए की वैल्यू निकालनी थी कि सच दैट एक आइगन वैल्यू 0 हो। अगर एक आइगन वैल्यू 0 तो डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -4a + 4, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब 4a = 4, दिस इम्प्लाइज a = 1। तो ये था हमारा आंसर कि a = क्या आ जाएगा यहाँ से 1। सिर्फ हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। एंड देखो ये जो 3 × 3 की जो मैट्रिक्स होती है इसके पास हमारे पास क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन हमें मिलती है, लैम्डा क्यूब प्लस समथिंग इनटू लैम्डा स्केयर प्लस समथिंग इनटू लैम्डा प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। इस तरह की हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। तो ये जो लैम्डा स्केयर वाला जो कोफिशिएंट होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये जो सी होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जिस तरह से ये है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, प्रैक्टिस कर लेना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की जो भी प्रॉब्लम है।